वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग फिज़िक्स की क्वेश्चन बुकलेट जो बोर्ड ने जारी की है, इस साल 40% क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव रखते हुए इसी में अब हम नेक्स्ट चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्त धारा, ये हमारी यूनिट है जिसका चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ये दोनों मिलके एक यूनिट है। इसका टोटल वेटेज 12 है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 है। अब ये दोनों चैप्टर्स हैं, उसमें से पहला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव अलग दिए हैं, दूसरे के अलग दिए हैं। तो हम पहले चैप्टर ले रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से किससे प्रभावित रहता है। तो देखिए, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ऐसा फेराडे का द्वितीय नियम कहता है। तो ये फ्लक्स के परिवर्तन पर तो निर्भर करता है और समय पे भी करेगा, क्योंकि दर पे है। और ये आपको पता होना चाहिए कि फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो भी ये परिवर्तन होगा, यानी फेरों की संख्या में भी करता है। तो किस पर नहीं करता है? ये कुंडली के प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पर डिपेंड नहीं करेगा कि कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है। अब लेंज का नियम किससे संबंधित है, अच्छे से पता होना चाहिए। लेंज का नियम न सिर्फ विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित घटना में दिशा की समस्या को हल करता है, बल्कि यह घटना ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुकूल है, यह भी बताता है। यानी यह ऊर्जा संरक्षण की सिद्धांत पर आधारित है, यानी ऑब्जेक्टिव नंबर बी। भंवर धाराओं का उपयोग होता है धारा मापी को रुद्धोदोल करने में, स्पीडोमीटर बनाने में, विद्युत ब्रेक बनाने में, इन सभी में, जी इन सभी में। इससे कम से कम इन तीन को याद करके हम ये भी पता कर सकते कि भंवर धाराओं के उपयोग क्या हैं। ये तीन तो सामने हैं, है ना। इसके अतिरिक्त भी होते हैं, जैसे जैसे हम इसकी सहायता से हम कोई भी ट्रांसफार्मर, जब भी हमें इससे नुकसान तो होता ही, लेकिन साथ साथ हम इसका इंडक्शन चूल्हा बनाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये इसके अनुप्रयोग हैं, जिससे भंवर धाराओं का तो इन सभी में ही होता है। तो इनफैक्ट इसका आंसर जो होना चाहिए डी होना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या है। प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त करने में हम किसका उपयोग करते हैं? लेंज के नियम का, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का, कि ए एंड बी दोनों का, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का? तो स्वाभाविक रूप से लेंज का नियम और फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम दोनों का ही उपयोग होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है। अब हम और देखते हैं फिफ्थ। यदि कुंडली की संख्या में यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो स्वप्रेरकत्व का मान। देखिए, अगर आप स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला देखें तब आपको पता चलेगा कि L = μ0n² आता है। n² आता है, मतलब अगर बाकी सब कांस्टेंट है तो ये n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो होना चाहिए वह सही होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अरे बस इतना ही था। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति आ गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में और क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का कारण। दरअसल फेराडे ने अपने प्रथम नियम में ये बताया है कि चुंबकीय फ्लक्स में जब जब परिवर्तन होगा तब तब प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा, और ये तब तक होगा जब तक कि परिवर्तन होता रहे। यानी कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमें चुंबकीय फ्लक्स शब्द लिखना चाहिए। आप खाली फ्लक्स लिख देंगे तो भी चल जाएगा। वैसे चुंबकीय फ्लक्स सही शब्द है,
इसको लिखें तो बस ऑब्जेक्टिव आपका फुल ले जाएगा। अगला है भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए, मैंने अभी अभी बताया था आपको कि भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए ही ट्रांसफार्मर का क्रोड हम पटलित, है ना, एक के ऊपर एक पत्ती को रखते हुए पटलित आकार में बनाते हैं, तो इसका उत्तर पटलित होना चाहिए। यदि धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल कुंडली का क्या कहलाता है? यदि धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल को हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं। स्वप्रेरकत्व, है ना, यही डेफिनेशन दे सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं स्वप्रेरकत्व की। अच्छी बात है। अगला देखते हैं भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का व्यय किस रूप में होता है। देखिए मैंने अभी बताया आपको कि भंवर धाराओं का एक उपयोग यह भी है कि इससे हम इंडक्शन फर्नेस, प्रेरण भट्टी, इंडक्शन चूल्हा घर में होते हैं आजकल, इंडक्शन चूल्हा, इंडक्शन फर्नेस ये बना सकते हैं। तो ये सब मतलब प्रेरण भट्टी, प्रेरण चूल्हा, तो ये सब क्या हो रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा, यानी कि यह ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में यह ऊर्जा परिवर्तित करेगा। यदि हम कुंडली के बीच नर्म लोहे का टुकड़ा रख दें तो उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा, स्वाभाविक रूप से उसका बढ़ जाना चाहिए, बढ़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, मैंने अभी बताया आपको कि फैराडे का द्वितीय नियम का बाद जिक्र किया। फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि फ्लक्स परिवर्तन की दर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, है ना, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो ये छठे नंबर पर जो लिखा है हमने वही आएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स पोर्शन भी पूरा होता है। अब अगला आता है एक वाक्य शब्द स्वप्रेरकत्व की इकाई। देखिए स्वप्रेरकत्व की इकाई आपको पता होना चाहिए, हेनरी है ना। इसको अगर हम दें एल की डेफिनेशन से, एल की परिभाषा से, तो हमें पता आ सकता है कि क्या है, ध्यान रखना ही चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई को ध्यान रखना ही चाहिए, इट्स अ वेबर, कि ये वेबर है। अब लंबाई को नियत रखते हुए फेरों की संख्या दुगनी कर देने से प्रेरकत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। तो देखिए एल समानुपाती एन स्क्वायर, ये अभी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा। अब हमसे कहा है कि फेरों की संख्या दुगनी कर दें। अगर फेरों की संख्या दुगनी कर दें तो ये 4 गुना हो जाएगा, है ना। सीधा सीधा अगर हम देखें तो यह 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत जड़त्व क्या है। देखिए विद्युत जड़त्व के पहले अगर मैं आपसे कहूँ जड़त्व क्या है, तो जड़त्व क्या है, किसी भी गति का विरोध करता है वो गुण जड़त्व कहलाता है। इसी प्रकार जब हम किसी निकाय में धारा में परिवर्तन करते हैं तो वो एक ऐसा गुण भी होता है जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है। बस इसी को हम विद्युत जड़त्व के नाम से जानते हैं। यानी हमारा आंसर ये होगा, यह किसी निकाय का वह गुण है जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है। अब अगला देखते हैं जो है ऐसा, जब कुंडली L1 और L2 प्रेरकत्व वाली दो कुंडलियाँ आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ दी जाए, एक ऐसे और एक ऐसे। आपको पता है कि श्रेणी क्रम में जब भी जुड़ता है तो धारा कभी नहीं बदलती है, जो धारा इसमें से जा रही है वही धारा इसमें से जा रही है। अगर इनका परिणामी प्रेरकत्व L हो तो आपको पता है फाई कितना होता है, Li। अगर फाई Li होता और ये कुंडली L1 और ये कुंडली L2 है तो स्वाभाविक रूप से फाई1 जो होगा वो L1I और फाई2 जो होगा वो L2I होगा। अब बताइए कुल फ्लक्स फाई किसके बराबर होगा, फाई1 प्लस फाई2 के। अगर ये इसके बराबर है तो बताइए Li किसका होगा, Li इज इक्वल टू L1I प्लस
L2 I क्या हो जाएगा, I तो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो L बराबर L1 प्लस L2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखें। जब विद्युत परिपथ तोड़ा जाता है तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है? जब हम विद्युत परिपथ तोड़ते हैं तो प्रेरित धारा लेंज के नियम अनुसार उस घटना का विरोध करेगी, यानी ये मुख्य धारा के विपरीत दिशा में एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से ये इसका आंसर होगा। बस इसी के साथ ही आपके ये सारे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के भी फिनिश होते हैं। बड़े सरल से हैं, बड़े सिंपल से हैं, केवल एक बार थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है।